भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की किताब भारत की राजव्यवस्था के आईने में देखेंगे कि हमारे संविधान को क्या चीज खास बनाती है। बिल्कुल। मकसद है कि इस जानकारी के सागर से जरूरी मोती चुनकर निकाले ताकि हम सब बेहतर तरीके से वाकिफ हो सके। कहते हैं ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है और इसकी खासियतें भी उतनी ही निराली हैं। हाँ, सही बात है। और आज हम इसी अनोखेपन की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि ये इतना विशाल क्यों है, किन स्रोतों से इसे बनाया गया, कैसे ये एक ही समय में लचीला भी है और कठोर भी। अच्छा। साथ ही बात करेंगे इसकी संघीय बनावट की, जिसमें केंद्र ज्यादा मजबूत दिखता है, और संसदीय प्रणाली की, और हाँ, नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार और राज्य के लिए जो नीति निदेशक तत्व हैं उन पर भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आकार और पैदाइश से। अक्सर सुनने में आता है कि हमारा संविधान उधार का खेला है। क्या ये सच है या इसमें कुछ ज्यादा गहराई है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, देखिए, संविधान बनाने वालों ने बेशक दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि भाई, अच्छे विचारों पर किसी का पेटेंट तो होता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, उन विचारों को भारत की मिट्टी, यहाँ के समाज और जरूरतों के हिसाब से ढाला, मतलब कस्टमाइज किया। बिल्कुल। तो ये उधार लेकर उसे अपना बनाने की कहानी है। और जहां तक मौलिकता की बात है, वो केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की जो अवधारणा दी, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वही, जिसे संसद भी नहीं बदल सकती, ये अपने आप में संविधान की एक मजबूत बुनियाद दिखाता है। और इसके इतने बड़े आकार के पीछे क्या वजह है? ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान क्यों बना? क्या जरूरत थी इतना सब लिखने की? इसके कई कारण हैं। असल में एक तो, जैसा आपने कहा, भारत की विशालता और विविधता। आप सोचिए, इतने अलग अलग क्षेत्र, संस्कृति, भाषाएं। हाँ, बात तो है। उन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए विस्तृत प्रावधानों की जरूरत थी। दूसरा, ऐतिहासिक वजह, वो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, उसका इस पर गहरा असर है। उसका बड़ा हिस्सा, खासकर प्रशासनिक ढांचा, लगभग वैसा ही अपना लिया गया। अच्छा। तीसरा, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। ज्यादातर संघीय देशों में ऐसा नहीं होता। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, पर अब वो भी नहीं। ठीक। और चौथा कारण शायद ये भी था कि संविधान सभा में कानून के जानकारों का दबदबा था। वकील थे ज्यादातर। हाँ। तो उन्होंने हर पहलू पर बारीकी से नियम कायदे तय किए। शायद इसलिए भी इतना डिटेल हो गया। अंदाजन कितना बड़ा है ये, आंकड़ों में बताएं तो? देखिए, जब 1949 में ये बना, तब इसमें एक प्रस्तावना थी, करीब 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे थे, और 8 अनुसूचियां थीं। 395 आर्टिकल्स, काफी ज्यादा। हाँ, और आज इतने सालों में जो संशोधन हुए हैं, उनके बाद इसमें लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये वाकई बहुत विशाल है। ठीक है, तो ये जो दुनिया भर से विचार लिए गए, उनमें मुख्य कौन-कौन से थे और उन्हें भारतीय रंग में कैसे ढाला गया, जैसा आप कह रहे थे? हाँ, ये जानना जरूरी है कि लिया क्या और कैसे। देखिए, ढांचागत हिस्सा, मतलब सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो काफी हद तक 1935 के एक्ट से लिया गया। संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है, जैसे मौलिक अधिकार, वो अमेरिका से प्रेरित हैं। और राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हाँ, वो आइलैंड से लिए गए। फिर राजनीतिक हिस्सा, जैसे हमारी संसदीय सरकार, कैबिनेट सिस्टम, विधायी प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन से काफी प्रभावित हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इनके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी का वाइमर संविधान, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन जैसे कई देशों से भी कुछ ना कुछ लिया गया है। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, लेकिन फिर वही बात, सिर्फ लिया नहीं, भारतीय संदर्भ में उन्हें बदला और अपनाया गया। ये नहीं कि बस कॉपी पेस्ट कर दिया। संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के बेहतरीन औजार चुने, लेकिन उन्हें भारतीय फैक्ट्री में पूरी तरह से नया रूप दिया। ये सिर्फ उधार लेना नहीं, बल्कि एक होशियार कारीगरी थी, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किस्म की संवैधानिक इंजीनियरिंग थी। बहुत सोच समझ कर किया गया काम था। अच्छा, तो ये बनावट संविधान के बदलने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है? हमने सुना है कि न ज्यादा लचीला है, न ज्यादा कठोर। ये संतुलन कैसे काम करता है? बदलना आसान है या मुश्किल? ये भारतीय संविधान की एक और खूबी है। हाँ,
इसे बदलना न तो ब्रिटेन की तरह आसान है, जहां संसद साधारण कानून की तरह संविधान बदल सकती है, अच्छा। इतना आसान, हाँ। और ना ही अमेरिका की तरह बहुत मुश्किल, जहां प्रक्रिया बेहद जटिल है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के दो मुख्य तरीके हैं। क्या है वो? संख्या का बहुमत, और साथ ही जो सदस्य मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये सामान्य कानून बनाने से मुश्किल है। दूसरा तरीका कुछ खास मामलों में है, जैसे संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे। उनमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए होती है। ओह, ये तो और भी पेचीदा हो गया। हाँ, और कुछ प्रावधान तो ऐसे भी हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से ही बदल सकती है, मतलब जैसे सामान्य कानून पास होता है। हालांकि तकनीकी रूप से इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। तो ये लचीलापन और सख्ती का मेल ही इसे वक्त के साथ बदलने की ताकत देता है, बिना अपनी नींव खोए। बिल्कुल, यही समन्वय इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाता है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जो समय के साथ खुद को ढाल सकता है। इस बनावट का असर भारत के संघीय ढांचे पर भी पड़ता होगा। हम कहते तो हैं कि भारत एक संघीय देश है, फेडरल कंट्री है, पर अक्सर लगता है कि सारी ताकत दिल्ली में ही है। ये एकात्मकता की ओर झुकाव वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब ये है कि राज्य असल में केंद्र के अधीन है? ये एक बहुत अहम सवाल है और अक्सर इस पर बहस होती है। देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। हाँ। शक्तियों का बंटवारा है, आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हाँ, लिस्ट्स है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और दो सदनों वाली संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। ये सब संघवाद की निशानियां हैं, फेडरल फीचर्स हैं ये सब। तो फिर ये एकात्मकता का झुकाव कहाँ से आया? ये यूनिटरी बायस क्या है? वो इसलिए क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें भी हैं जो संघीय ढांचे के उलट केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। जैसे कि? जैसे एक मजबूत केंद्र है जिसके पास राज्यों के मुकाबले ज्यादा शक्तियां हैं, खासकर कानून बनाने में। फिर पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एटल नागरिकता है, हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। संविधान बदलने में भी केंद्र की भूमिका ज्यादा बड़ी है। न्यायपालिका एकीकृत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट, फिर निचली अदालतें। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। हाँ, ये तो है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS वगैरह, ये काम तो राज्यों में करते हैं, पर कंट्रोल ज्यादातर केंद्र का रहता है। और सबसे बढ़कर आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। हाँ, जब इमरजेंसी लगती है तो देश का ढांचा लगभग पूरी तरह एकात्मक हो जाता है। सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि संविधान में कहीं भी फेडरेशन या संघ शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। हाँ, ये खास बात है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ में। इसका मतलब ये है कि भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है कि राज्य मिलकर साथ आए हों। और दूसरी बात, राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कई विद्वान इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं, या किसी भी ने कहा था। कुछ इसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। मतलब ये अपनी तरह का एक अनूठा मॉडल है। चलिए, अब सरकार चलाने के तरीके पर आते हैं। भारत ने ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली क्यों चुनी? अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली क्यों नहीं अपनाई, जहां राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल होता है? ये एक बड़ा सवाल था संविधान सभा के सामने। शायद संविधान निर्माता विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की बजाय सहयोग चाहते थे, जो अमेरिकी सिस्टम में अक्सर दिखता है। हाँ, वहाँ डेडलॉक हो जाता है कई बार। बिल्कुल। तो संसदीय प्रणाली, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, वो इसी सहयोग पर आधारित है। इसकी खास बातें क्या है? दो तरह के मुखिया होते हैं, एक नाम मात्र के, जैसे हमारे राष्ट्रपति, नॉमिनल हेड, और एक वास्तविक मुखिया, यानी प्रधानमंत्री, रियल एग्जीक्यूटिव। फिर बहुमत वाले दल का शासन होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, विधायिका यानी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सबको इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और मंत्रियों का संसद सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और निचले सदन यानी लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। ये सब संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। पर ये ब्रिटिश मॉडल की हूबहू नकल तो नहीं है ना? इसमें कुछ अंतर भी होंगे। नहीं, हूबहू नकल बिल्कुल नहीं है। बड़े अंतर हैं। पहला, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, सॉवरेन है। वो कोई भी कानून बना सकती है।
उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। हाँ, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। यहाँ संसद के बनाए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू। और मौलिक अधिकार? संसद की शक्ति को सीमित करते हैं। अच्छा। और दूसरा अंतर? दूसरा बड़ा अंतर यह है कि भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति चुना जाता है, इनडायरेक्टली ही सही। जबकि ब्रिटेन में राजशाही है, वहाँ राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है, राजा या रानी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। आपने न्यायिक समीक्षा का जिक्र किया। ये बड़ा दिलचस्प संतुलन लगता है। एक तरफ संसद कानून बना सकती है, दूसरी तरफ कोर्ट उसे जांच सकता है। ये संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। भारत इसे कैसे साधता है? ये वाकई एक नाजुक संतुलन है। ब्रिटेन में संसद बड़ी है, अमेरिका में न्यायपालिका ज्यादा ताकतवर लगती है, अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति से। भारत ने, कह सकते हैं, बीच का रास्ता चुना। कैसे? सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानूनों को संविधान के दायरे में परख सकता है। अनुच्छेद 13 ये शक्ति देता है। और अगर कोर्ट पाता है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों का या संविधान के किसी और प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे रद्द कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरी तरफ संसद को भी संविधान के बड़े हिस्से को बदलने की शक्ति है, अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये एक तरह की शक्ति संतुलन की व्यवस्था है, चेक एंड बैलेंस। ठीक। यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अपनाई गई है, अनुच्छेद 21 में। ये अमेरिकी विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से थोड़ी अलग है। ड्यू प्रोसेस ज्यादा व्यापक है, वो कानून की फेयरनेस को भी देखता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ थोड़ा सीमित है, वो देखता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही थी या नहीं। हालांकि मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी काफी व्यापक बना दिया है। अच्छा, और इस संतुलन को बनाए रखने में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है? मतलब जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो न वो संविधान की रक्षा कर पाएगी, न नागरिकों के अधिकारों की। इसीलिए भारतीय संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। एकीकृत और स्वतंत्र, इसका क्या मतलब है? एकीकृत का मतलब है कि न्यायपालिका का एक पिरामिड जैसा ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर राज्यों में हाई कोर्ट्स और उनके नीचे जिला अदालतें और बाकी निचली अदालतें। ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं और केंद्र और राज्य दोनों के कानून लागू करते हैं। अमेरिका की तरह अलग अलग फेडरल और स्टेट कोर्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये हुआ एकीकृत। और स्वतंत्र? स्वतंत्र का मतलब है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। इसके लिए संविधान में कई इंतजाम किए गए हैं। जैसे जजों का कार्यकाल सुरक्षित है, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता, उनकी सेवा शर्तें तय हैं जिन्हें उनके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता। उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, मतलब उन पर संसद में वोटिंग नहीं होती। जजों के कामकाज पर उनके फैसलों को छोड़कर संसद में बेवजह बहस नहीं हो सकती। रिटायरमेंट के बाद वकालत करने पर भी कुछ रोक है। और सबसे बड़ी बात, न्यायपालिका अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दे सकती है। और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने का भी प्रावधान है, अनुच्छेद 50। ये सब बातें मिलकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं। हाँ, कोशिश तो यही है। अब जरा नागरिकों की बात करें। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो संविधान की आत्मा कहे जाते हैं। बिल्कुल। भाग 3 में दिए गए ये अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र का आधार हैं। ये एक तरह से सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाते हैं ताकि वो मनमानी ना कर सके। ये गारंटी करते हैं कि नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार मिलें। कितने तरह के अधिकार हैं ये? मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है इन्हें। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें बोलने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी वगैरह शामिल हैं। हाँ। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवां, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। और छठा, सबसे खास, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32? जी। ये क्यों इतना खास है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
क्योंकि ये अधिकार हमें ये हक देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपनी फरियाद लेकर, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उन अधिकारों को लागू करवा सकता है। बिना इसके बाकी अधिकार शायद उतने मायने नहीं रखते। क्या ये अधिकार असीमित है? मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है? नहीं, ये असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है। इन पर देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरे देशों से संबंध, इन सब आधारों पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अच्छा। संसद भी इन्हें घटाया बढ़ा सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदले बिना। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले अधिकारों के, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और वो संपत्ति का अधिकार, वो भी पहले मौलिक अधिकार था ना? हाँ, पहले था, अनुच्छेद 21 में। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत। मतलब सरकार कानून बनाकर आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। ठीक है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी का भी जिक्र आता है। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? फंडामेंटल राइट से ये कैसे अलग है? ये संविधान के भाग 4 में है। अगर मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, तो डीएसपी का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। वेलफेयर स्टेट। हाँ, ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश हैं कि उन्हें देश चलाते समय, नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समान काम के लिए समान वेतन देना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वगैरह वगैरह। पर इन्हें तो कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता, जैसे मौलिक अधिकारों को करवाया जा सकता है। सही कहा आपने, यही मुख्य अंतर है। ये गैर न्यायोचित हैं। मतलब अगर सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती तो आप कोर्ट जाकर उन्हें लागू नहीं करवा सकते। तो फिर इनका क्या फायदा? और फिर आते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो बाद में जोड़े गए थे, है ना? हाँ। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये संविधान के भाग IV का अनुच्छेद 51A के तहत दिए गए हैं। कितने कर्तव्य हैं ये? शुरुआत में 10 थे, बाद में 2002 में 86वें संशोधन से एक और जोड़ा गया जो 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है। तो अब कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद नागरिकों को ये याद दिलाना है कि अधिकारों के साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना वगैरह। क्या इन्हें भी कोर्ट से लागू करवाया जा सकता है? नहीं, ये भी DPSP की तरह गैर न्यायोचित हैं। मतलब इनके उल्लंघन पर सीधे कोई कानूनी सजा नहीं है, लेकिन ये नागरिकों के लिए नैतिक दिशा निर्देश की तरह हैं, और संसद चाहे तो इनके आधार पर कानून बना सकती है। ठीक है। कुछ और सिद्धांतों की बात करते हैं जो भारत की पहचान से जुड़े हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? क्या ये पश्चिमी देशों जैसा है? नहीं, ये पश्चिमी सेक्युलरिज्म से थोड़ा अलग है। पश्चिम में, खासकर अमेरिका में, धर्म और राज्य के बीच एक दीवार है, पूरी तरह अलगाव है। राज्य धर्म के मामले में दखल नहीं देता और धर्म राज्य के मामले में नहीं। और भारत में? भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। ये शब्द धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, 1976 में 42वें संशोधन से प्रस्तावना में जोड़ा गया। हालांकि ये भावना पहले से संविधान में थी। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। हाँ, और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा और उन्हें फलने फूलने का समान अवसर देगा। किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कई अनुच्छेद हैं जो इसी भावना को दर्शाते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता, 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 25 से 30 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। तो ये एक सकारात्मक अवधारणा है।
सभी धर्मों को समान सम्मान। वयस्क मताधिकार भी एक बड़ा कदम था, खासकर उस समय के हिसाब से। बिल्कुल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। जब संविधान बना तब देश में गरीबी और अशिक्षा बहुत ज्यादा थी। उस माहौल में बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर कोई फर्क किए बिना 21 साल, अब 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देना, ये वाकई एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई होंगी। यकीनन इसने आम आदमी को ये एहसास दिलाया कि सरकार चुनने में उसकी भी भूमिका है। इसने इस समानता के सिद्धांत को मजबूत किया और अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा का भाव दिया। वोटिंग की उम्र 1989 में 61वें संशोधन से 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, इसका क्या महत्व है? अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता होती है। एक तो पूरे देश की नागरिकता और दूसरी उस राज्य की जहां आप रहते हैं। अच्छा, 2 पासपोर्ट। हाँ, एक तरह से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप चाहे तमिलनाडु में रहें या पंजाब में या असम में, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। इसका फायदा? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये देश में एकता और भाईचारे की भावना को बल देता है। ये महसूस कराता है कि हम सब पहले भारतीय हैं और आमतौर पर सभी नागरिकों को पूरे देश में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलते हैं, कुछ अपवादों का छोड़कर। इन सब सिद्धांतों और व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जाहिर है मजबूत संस्थाओं की भी जरूरत होती होगी। जरूर। और संविधान सिर्फ सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही नहीं बनाता, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी स्थापित करता है, जो लोकतंत्र के प्रहरी की तरह काम करते हैं। कौन से निकाय हैं ये? जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जो केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों का ऑडिट करता है, देखता है कि पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। इसी तरह राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग SPSC हैं। संविधान इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए खास प्रावधान करता है ताकि ये बिना किसी दबाव के काम कर सकें। ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी संस्थाएं हैं। बिल्कुल, इनके बिना शायद लोकतंत्र सही से चल ही ना पाए। आपातकालीन प्रावधानों को अक्सर विवादास्पद माना जाता है, पर वे भी संविधान का एक अहम हिस्सा है। क्या है ये प्रावधान? हाँ, ये भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है और थोड़ी विवादास्पद भी है। संविधान राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। कौन कौन से? पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत। ये तब लगाया जाता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन से देश की सुरक्षा को खतरा हो। ठीक। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356 के तहत। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, मतलब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम ना कर पा रही हो। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। हाँ। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तब लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। हालांकि ये आज तक कभी लगा नहीं है। और आपातकाल लगने पर होता क्या है? आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल में तो संघीय ढांचा लगभग एकात्मक में बदल जाता है। राज्यों की शक्तियां कम हो जाती हैं और मौलिक अधिकार भी निलंबित हो सकते हैं, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर। ये प्रावधान देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी माने गए, लेकिन इनके दुरुपयोग की आशंका हमेशा बनी रहती है, खासकर अनुच्छेद 356 का। हाँ, वो तो है। समय के साथ संविधान में स्थानीय सरकारों को भी जगह दी गई है ना, पंचायतें, नगरपालिकाएं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विकास था। मूल संविधान में पंचायतों का जिक्र नीति निदेशक तत्वों में था, पर उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं था। 1992 में, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के जरिए पंचायतों, ग्रामीण स्थानीय सरकार और नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दी गई। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब शक्ति केंद्र और राज्यों से नीचे जमीनी स्तर तक पहुंची। लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुईं। संविधान में नए भाग 9 और 9A और नई अनुसूचियां 11वीं और 12वीं जोड़ी गईं, जिनमें इनके काम और शक्तियों का ब्यौरा है। अब भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। और सहकारी समितियों का भी कुछ हुआ? हाँ,
हाल ही में 97वें संशोधन 2011 के जरिए सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है। इनके लिए एक नया नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 ख भी जोड़ा गया और संविधान में एक नया भाग 9 ख भी जोड़ा गया। बाप रे, इतने सारे पहलू है संविधान के। ये तो वाकई एक समंदर जैसा है। लेकिन जैसा हर बड़ी चीज के साथ होता है, इसकी आलोचना भी हुई है। क्या कहते हैं आलोचक? हाँ, बिल्कुल हुई है, और उन आलोचनाओं को जानना भी जरूरी है ताकि हम एक संतुलित नजरिया बना सकें। स्रोत सामग्री के आधार पर कुछ मुख्य आलोचनाएं इस तरह हैं जिन्हें हम बिना किसी पक्षपात के देखेंगे। ठीक है। पहला, वही बात जो आपने शुरू में कही थी, उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि इसमें कुछ भी मौलिक नहीं है, सब दूसरों से लिया गया है। इसे उधार की बोरी या पैबंदगिरी, पैचवर्क भी कहा गया, जिसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर और अन्य लोगों ने दिया कि ये जरूरी विचारों का अनुकूलन है, ना कि अंधी नकल। दूसरा, इसे 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी या उसकी नकल कहा जाता है। आलोचकों का मानना है कि इसका बड़ा हिस्सा, खासकर प्रशासनिक विवरण, सीधे 1935 के एक्ट से ले लिया गया है। संविधान सभा के ही एक सदस्य ने कहा था कि इसमें नया सिर्फ वयस्क मताधिकार है। अच्छा। हालांकि इसका खंडन भी किया गया कि भले ही ढांचा लिया गया हो, पर सिद्धांत और भावनाएं अलग हैं। तीसरा, कुछ आलोचक कहते हैं कि ये अभारतीय या भारत विरोधी है, क्योंकि ये पश्चिमी अवधारणाओं पर ज्यादा आधारित है और भारत की अपनी राजनीतिक परंपराओं या भावनाओं को, खासकर गांधीवादी विचारों को सही से नहीं दर्शाता। संविधान सभा में भी किसी ने कहा था कि हमें वीणा या सितार का संगीत चाहिए था, पर हमें मिला अंग्रेजी बैंड का संगीत। दिलचस्प उपमा है। हाँ। चौथा, खासतौर पर इसे अगांधीवादी संविधान कहा गया, क्योंकि इसमें गांधीली के ग्राम स्वराज्य और पंचायती राज पर उतना जोर नहीं दिया गया था जितना कुछ लोग चाहते थे। हालांकि बाद में 73वें संशोधन से इसे मजबूत किया गया। और पांचवा, इसके महाकाय आकार, एलिफेंटीन साइज की आलोचना होती है कि यह बहुत ज्यादा बड़ा, भारी भरकम और जटिल है। सर आइवर जेनिंग्स जैसे विदेशी विद्वानों ने इसे बहुत लंबा और जटिल बताया। हाँ, ये तो है। और छठा, इसी से जुड़ा है कि इसकी कानूनी भाषा और जटिलता इसे आम आदमी की समझ से दूर कर देती है और ये वकीलों का स्वर्ग बन गया है, क्योंकि इसे समझने और लागू करने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है। ये कुछ मुख्य आलोचनाएं हैं। हाँ, ये कुछ प्रमुख आलोचनाएं जो अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो इन आलोचनाओं के बावजूद अगर हमें भारतीय संविधान की पहचान बतानी हो संक्षेप में, तो क्या कहेंगे? इसकी सबसे खास बातें क्या हैं? हाँ, संक्षेप में, हाँ, भारतीय संविधान एक वाकई अनूठा दस्तावेज है। इसकी पहचान कई बातों से बनती है। एक तो इसका विशाल आकार, दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरा, दुनिया भर के संविधानों से विचार लेकर उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढालना। तीसरा, लचीलेपन और कठोरता का अनोखा संतुलन। हाँ। चौथा, केंद्र की तरफ झुकाव वाला संघीय ढांचा। पांचवां, ब्रिटेन से प्रेरित लेकिन अपनी खासियतों वाली संसदीय सरकार। छठा, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। और सातवां, एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। आठवां, नागरिकों के लिए विस्तृत मौलिक अधिकार और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व और बाद में जोड़े गए मूल कर्तव्य। नौवां, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। 10वां, वयस्क मताधिकार और एकल नागरिकता। 11वां, लोकतंत्र को संभालने वाली स्वतंत्र संस्थाएं। 12वां, आपातकालीन प्रावधान और 13वां, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था। ये सब मिलकर इसे एक खास पहचान देते हैं जो भारत के अपने विशेष सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में विकसित हुई है। वाकई ये एक जीवित दस्तावेज लगता है जो इतने सालों में विकसित हुआ है, बदला है और आज भी हमारे देश की नींव है। निश्चित रूप से। और अंत में एक विचार ये आता है, जैसा लक्ष्मीकांत की किताब से भी उभरता है, कि शायद संविधान का ये विशाल आकार और हर छोटी बड़ी बात का जिक्र करना दिखाता है कि इसे बनाने वाले कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर चले थे। भारत जैसी अपार विविधता वाले देश को एक मजबूत, एकजुट, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राष्ट्र बनाना। कि ये ढांचा जो इतने संतुलन और समन्वय पर टिका है, भविष्य की नई और अनजान चुनौतियों का सामना करने के लिए भी उतना ही कारगर साबित होगा या नहीं। बहुत खूब। भारतीय संविधान की इन विशेषताओं पर इस जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।